यहाँ तक कि लोगों के मोबाइल चेक किए जाते हैं कि इसमें मारंग बलोच की तस्वीर वीडियोस है या नहीं है। अगर हुई तो इनको उठाया जाता है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया इदारों की बनाए गए हैं मलेशिया है, प्राइवेट मलेशिया है, जिनका काम है इसी तरह के काम करना, लोगों को मारना, उठाना, इस तरह की चीजें। उनको बाकायदा असलिया वगैरह फराम किया जाता है। गलियों में फायरिंग हुई है, सिर्फ रोड पर नहीं, गली गली में घुसे हैं जो पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने फायरिंग की है, शेलिंग की है, बाकी सब जख्मी हुए हैं। जो फायरिंग से मारे गए हैं, जो 3 अफराद थे, उनके केसेस भी मारंग पर ही लगाए गए हैं, उनके साथियों पर लगाए गए हैं। जो एक बच्ची थी कल, आज एक नौजवान हो चुकी है, वो लीड कर रही है। गुज़िश्ता 15 सालों से आज वो लीडिंग पोजीशन पर आ चुकी है। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई थी, 15 मार्च को हमने आपसे बातचीत की थी, और 21 मार्च को सरियाब रोड पर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। बहोर जी, हमने जो आशंका जताई थी कि पाकिस्तान सरकार फ्रस्ट्रेट है और वो अब आम बलूचियों पर जुल्म बढ़ाएगी, जो कि सच भी साबित हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप ठीक हैं और आपके आसपास के जो लोग हैं क्या वो ठीक हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, वीडियो, खबरें बलूचिस्तान से, क्वेटा से सामने आ रही हैं वो हमारे लिए बेहद डरावनी हैं। जी, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, रस्मन अगर हम कहें तो हम ठीक है, लेकिन बलूचिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है। ये आज की बात नहीं, पिछले 6 दिनों की भी बात नहीं है कि जो कुछ हो रहा है, बल्कि 70 सालों से यहाँ पर एक्टिविस्ट पर क्रैकडाउन, उनको उठाना, मारना, फेंकना, घरों पर चापे, जेल और जिंदान, ये सब चलते रहे हैं। तो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 70 सालों से चीजें ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम मखसूस तौर पर गुज़िश्ता 6 दिनों की बात करें कि गुज़िश्ता हफ्ते से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ, खास करके कोयटा से जो यहाँ पर मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद वहाँ पर फायरिंग, क्रैकडाउन, यहाँ तक कि दस्ती बम हमले भी इस्तेमाल किए गए पुलिस की जानिब से जो मुजाहरीन थे उन पर, या बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में, इवन गुज़िश्ता रोज कराची में जो कुछ हुआ कि बलोच यकजहती कमेटी के अरकान पर, इस सब की हम बात करें तो देखिए 6 रोज पहले यहाँ पर जाफर एक्सप्रेस में जो वाकया हुआ था, उसके बाद सरकार ने, पाकिस्तान फौज ने दावा किया कि 33 जो जंगजू हैं मारे गए हैं। लेकिन जो बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से स्टेटमेंट आई है, वो उन्होंने कहा कि हमारे 12 जंगजू मारे गए हैं, और उनके सारे तफसीलात उन्होंने दी, नाम वगैरह, इलाका, क्वालिफिकेशन, कहाँ से थे, फिर उनमें 5 उनके मजीद ब्रिगेड के थे, बाकी जो दूसरे यूनिट्स के थे उन्हीं में एक नोशकी में जो कैरी आउट किया था हमला, वो भी शामिल था। तो यहाँ पर 12 अफराद की शिनाख्त हो गई। बाकी कौन लोग थे कि सरकार दावा कर रही है कि हम 33 अफराद मार चुके हैं, वो कौन है, उनकी तफसीलात। फिर कोयटा में यहाँ पर लाई गई है लाशें, 23 लाशें लाई गई हैं, 23 से 24 के करीब इसी तरह के हैं, यानी पूरी तफसीलात भी नहीं है, लोग भी मालूम नहीं है। यहाँ पर एक मसला ये हुआ कि कुछ लाशें सिविल अस्पताल कोयटा में लाई गई, कुछ रात के तारीकी में कोयटा का ये एक इलाका है कासी कब्रिस्तान, वहां पर लाए गए। फिर जो इलाकाई लोग हैं उन्होंने वीडियोस बनाई कि जी यहाँ पर रात को 13 अफराद की लाशें लाई गई हैं, उनको दफनाया गया है, उनको दफनाया गया है रात की तारीकी में। पुलिस और दूसरे लोग थे, लेकिन ये कौन लोग हैं, इनको क्यों इधर दफनाया गया है? देखिए, बलूचिस्तान में जिस तरह हमने पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि कोई बड़ा वाकया होता है, हमला होता है, यहाँ पर जो जिब्री लापता अफराद हैं, जो मिसिंग पर्सन है, उनकी लाशें फेंकी जाती है। अक्सर औकात देखने में आया है, फिर उनकी लोग जाते हैं, और यही खदशा होता है कि जब भी कोई लाश मिलती है बलूचिस्तान में, तो जो मुतासरीन है, विक्टिम फैमिलीज है, उनमें यही होता है, उनको जाना पड़ता है कि हम जाएंगे कि ऐसा ना हो हमारे बंदे की लाश वहां पर फेंक दी गई हो। तो लोग गए सिविल अस्पताल, एक दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन गए, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें एक्सेस नहीं दे रहे हो कि ये लाशें आप लाए हो, हम शिनाख्त कर सके कौन है, जंगजू हैं, जंगजुओं की फैमिलीज ले जाएंगे। अगर इन्फोस्ट जो मिसिंग पर्सन है वो है तो उनकी लवाहिकीन ले जाएंगे, उनके लोग ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो सिविल अस्पताल में उनको बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही थी, जिसके बायस बहुत ज्यादा बेचैनी फैल गई लोगों में। फिर सवाल उठाया गया कि जो 13 अफराद की लाशें आपने दफनाई है वो कौन है, वो इन्हीं मिसिंग पर्सन में है। यहाँ से चीजें मजीद बिगड़ना शुरू हो गई। कुछ लोगों ने जो लाशें थी सिविल अस्पताल में, 1-2 की शिनाख्त हो गई, उनको ले गए,
फिर वजीर आला बलूचिस्तान में कुछ अलग ही दावा किया कि जंगजुओं की लाशें हैं, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के जो जंगजू हैं उनकी लाशें हैं, हम इनको नहीं देंगे। फिर इनको वो ले जाते हैं, इनके इस्तकबाल किया जाता है, इन पर फूल निशावर किए जाते हैं अवाम की जानिब से। यानी वो खुद मान रहे हैं कि जंगजुओं को यहाँ पर ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, लोग अवाम इसको अपना निजात दहिंदा समझते हैं, उनके लिए यानी इतनी मोहब्बत रखते हैं। यहाँ से जो फोर्सेस ने एक क्रैकडाउन शुरू की कि जी यहाँ पर सिविल अस्पताल में लोगों ने लाशों को क्यों ले गए हैं, इस तरह के कुछ बहाने करके बलोच यकजहती कम्युनिटी जो बेसिकली बलोच ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक तहरीक चला रही है, लॉन्ग मार्च कर चुकी है, मिसिंग पर्संस के जो फेक एनकाउंटर्स के हवाले से बात कर चुकी है, बलोच जेनोसाइड के हवाले से बात कर चुकी है, इन चीजों पर आवाज उठाती है। तो कोयटा में उनके मरकजी रहनुमा है बीबक बलोच। बीबक बलोच एक डिसेबल्ड है, यानी उनके पाँव काम नहीं करते हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं। उनका भी एक वाकया है कि 2000 अगर मैं गलत नहीं हूँ 2009 में उन पे जो हुआ था खुजदार में कल्चर डे का पहला प्रोग्राम था, बल्कि साल मुझे याद नहीं है। बलोच कल्चर डे मनाया जाता है हर साल 2 मार्च को। वहां पर पाकिस्तानी फौज की जो एजेंसीज की तरफ से एक मलेशिया बनाई गई है डेथ स्क्वाड्स के नाम से, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। डेथ स्क्वाड्स की जाने से वहां पर हैंड ग्रेनेड्स फेंकी गई, जिसमें ये नौजवान जख्मी हुआ, वो जिसके वजह से उसके काम करना छोड़ दिया, वो चल फिर नहीं सकता गुज़िश्ता कई सालों से, तो उसको उठाया गया है। फिर जो दूसरे लोग थे, फीमेल्स थे, एक्टिविस्ट है, ऐसे जो विक्टिम फैमिलीज है, उनको उठाया गया है, जिसके खिलाफ कोयटा में एक रैली का इनेकाद किया गया। वहां पर मुजाहरे शुरू हो गए डॉक्टर महरंग बलोच की सरबराही में। ठीक है, हम समीदीन और डॉक्टर महरंग बलोच पर और मतलब बात करेंगे। उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि कल जिस तरीके से समीदीन बलूच को घसीट कर वैन में डाला गया, उनके सिर से चुनरी भी उतर गई जो चादर होती है, उनके चारों ओर मर्द पुलिस थी, उन्हें घेरे हुई थी, मतलब जो व्यवहार उनके साथ हुआ वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा ही व्यवहार डॉक्टर महरंग बलोच के साथ भी हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान ने जिस स्टेट ऑफ मदीना की कल्पना की थी, या पाकिस्तानी आर्मी जो इस्लाम के वैल्यूज़ पर चलने के दावे करती है, क्या ये स्टेट ऑफ मदीना है? क्या ये इस्लाम के वैल्यूज हैं? जी, इस्लाम के तो वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बलूचिस्तान पाकिस्तान के आज की नहीं, मैं जैसे जिक्र किया कि गुज़िश्ता 70 सालों से पहले तो उन्होंने नवाब नौरोज खान को इसी कुरान के वास्ता देखकर कहा कि हम आप आ जाए, हम आपसे बातचीत करेंगे। कुरान का वास्ता दिया उनको, वो आ गए, उनको फांसी दी गई, उनके साथियों को फांसी दी गई, उनको उम्र कैद सजा दी गई। तो यहाँ पर इस्लाम की बिल्कुल उन्होंने दजिया उड़ा दी है। ये पहली बार नहीं है, वो बहुत से वाकयात बलूचिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। लोगों को यहाँ पर घरों पर बमबारी होती है, यहाँ पर लोगों के घरों को जलाया जाता है, न कुरान पाक की उर्मत को देखा जाता है, न खवातीन की, यानी घरों पर जब चापे मारे जाते हैं खवातीन के साथ उनके क्या रवैया होता है वो सब देख सकते हैं। ये आप यानी किसी बच्चे के जो वालिद है उसको उठाते हैं, इसकी भी कोई न सिर्फ इस्लाम कोई भी इजाजत नहीं देती है कि आप इस तरह के रवैया अपनाए। तो बेसिकली इनका भी यही कहना है जो एक्टिविस्ट है कि भाई आप ले जा रहे हैं लोगों को, आप पेश करें, आप लाएं, अपने कोर्ट्स में लाएं, आप अपने कवानीन के तहत सजा दें। तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनका मुतालबा बेसिक यही है कि चले लाशें लाए हैं, उनकी बाकायदा शिनाख्त करें, जिनकी है आप उनको दे दे। यानी जंगों में भी ऐसे नहीं होता है कि जी कोई लड़ाई में मारा गया है उसकी लाश नहीं देनी है, किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है। वो तो देते हैं कि भाई आपकी लाश हम क्या करेंगे, अभी लाश का शिनाख्त भी हो गई, रिकॉग्नाइज भी हो गया, आप कह रहे हैं कि मेरा बंदा है। यहाँ पर जो जंगजुओं की फैमिलीज वो तो कहते हैं, वाज़ी तौर पर कहते हैं कि भाई हमारा बंदा पहाड़ों पर है, जाए, आप उसको मारेंगे, पकड़ेंगे, आप जाए। हमने उससे हाँ, जब वो मारा जाता है फिर ये हमारा एक यानी बलोचियत का भी एक तकाजा है, इस्लामी हवाले से भी एक तकाजा है कि हम उसकी लाश को ले जाए, बाकायदा तदफीन करें, कि उसकी रसूमात, आखिरी रसूमात अदा करें। यहाँ पर मैंने 13 लाशों की बात की, तो कोयटा की जो दोस्त है वो यही कह रहे कि भाई रात की तारीकी में वो ला चुके हैं, इन्होंने नमाज जनाजा कहाँ पर पढ़ा, कोई एविडेंस नहीं, किसने पढ़ाया, कोई एविडेंस नहीं। अच्छा, इनकी कब्रें जो बाकायदा एक प्रोसेस होती है कब्र को बनाने की,
یعنی کس طرح بنانا ہے, کتنے فٹ بنانے ہیں, پھر اس کی باقاعدہ تدفین ہوتی ہے. انہوں نے 2-2 فٹ 1-1 فٹ میں ان کو دفن کر دیا. پھر کتے آ گئے ان کی جو بےرومتی کی ان لاشوں کی, یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے. اس کے ویڈیوز باقاعدہ ہیں کہ یعنی آپ نے بس ایسے لا کر ان کو دفن کر دیا, چلے گئے. تو اسلام کی یہاں پر ایک نہیں کئی ہزاروں مثالیں ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بالکل برعکس جو چیزیں کی ہیں. پھر یہاں پر آتی ہے بلوچیت کی بات. جو کچھ آج ہو رہا ہے ان کی پہلے بھی جو بلوچ ملیٹنٹس ہے, جو بلوچ میں نفرت ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے خواتین کو اٹھاتے ہیں, ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, ان کو سڑکوں پر گھسیٹتے ہیں, کوئی محفوظ نہیں ہے. اس کے جواب میں ہم آپ کو مار کر دکھائیں گے, ہم جہاں پر تم خود کو محفوظ سمجھتے ہو ہم وہاں پر آ کر آپ پر اٹیک کریں گے. جو بلوچ بی ایل اے مجید بریگیڈ کے فدائین ہیں, ان کے ویڈیوز باقاعدہ آتے ہیں, وہ اپنے آخری پیغامات جاری کرتے ہیں. آپ جائیں ان کو سرچ کریں, سب میں یہ باتیں ہیں, سب میں وہی کہتے ہیں کہ چلے آپ ہمارے زمین پر آئے ہیں, آپ قابض ہیں, یعنی بلوچستان پر آپ نے قبضہ کیا ہے, ہمارے وسائل لے جا رہے, لیکن آپ اس کے بڑھ کر ہمارے خواتین کو بھی ان کی تذلیل کر رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, خواتین کو مار رہے ہیں. اس کا ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. اور اس جو کچھ آج کوئٹہ میں ہو رہا ہے, کراچی میں یا کہ بلوچستان کے جو دوسرے علاقے ہیں, تو ان سب کا ریئیکشن وہی سے آئے گا کہ جو بلوچ ملیٹنٹس ہے وہ اس کا ریئیکشن دیں گے کہ مختلف شکلوں میں دے رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ مظالم کیے, جعفر ایکسپریس آپ کے سامنے ہے, نوشکی اٹیک آپ کے سامنے ہے, اس سے پہلے جو کچھ بڑے پیمانے پر انہوں نے آپریشنز کیے ہیں وہ انہی کے رد عمل ہے. ان کا کہنا بھی یہی ہے. تو کانسیکوینسز پاکستان کے لیے یہ ہے. ایک طرف تو آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. بالکل برملا کہتی ہے کہ میں پاکستان کے آئین کے اندر اپنے لوگوں کی حقوق چاہتی ہوں. جو کچھ آپ ہم کو غیر قانونی حوالے سے اٹھا رہے ہیں, غیر قانونی حوالے سے, اس کے لیے پوری دنیا ان کے حق میں ہے, کہہ رہے ہیں کہ محرم بلوچ کو آپ رہا کرے. وہ تو بات کر رہی ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل ہے, ایک قانونی بات ہے. پھر دوسری جانب جو نفرت پھیل رہی ہے, جس سے نوجوان ابھی سریاب روڈ پر کوئی نوجوان پروٹیسٹ کر رہا ہے, آپ اس کو گولی مار رہے ہیں, وہ تو اپنے لیے کوئی اور راستہ چنے گا کہ یہاں پر کوئی جگہ ہی نہیں ہے, یہاں پر ہم ایک بات بھی نہیں رکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو خواتین ہیں, بچے ہیں, ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارا جواب مل رہا ہے گولی سے, تو گولی کا جواب پھر گولی سے دیا جائے گا. اس کی بالکل توقع رکھنی چاہیے, پاکستان کو توقع رکھنی چاہیے کہ اس کا رد عمل جو بلوچ نوجوان ہیں وہ اسی جانب سے دیں گے. یہاں پر وہ پروٹیسٹ کے اپنے پرام طریقے سے آئے ہیں, آپ انہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو وہ دوسری جانب سے آ جائیں گے. مینز جو کانسیکوینسز ہے پاکستان کے لیے رکھے گئے ہیں. ایک تو ہیومن رائٹس کی جانب سے جو ادارے ہیں, پوری دنیا ہے اس پر بات کر رہی ہے. پھر ود ان بلوچستان کے اندر اس کی بہت خراب نتائج آئیں گے کہ لوگوں کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ مزید اسی طرف جائیں. بالکل. ایک سوال میرا یہ ہے کہ بی ایل اے تو مان لی جائے وہ ریئیکشن دیتی ہے کہ کیونکہ بلوچ جو عام بلوچ ہیں ان پر اتیاچار ہو رہے ہیں, اس کا ریئیکشن بلوچ وہ لبریشن آرمی دے گی. لیکن کیا جو پاکستان آرمی ہے وہ بی ایل اے سے نہیں لڑ پا رہی ہے, اس لیے وہ عام بلوچوں پر وہ اپنا غصہ جو ہے وہ نکال رہی ہے؟ بالکل واضح ہے. دیکھیے گزشتہ روز کلات کے علاقے اربوئی میں ان پر ایک حملہ ہوا ہے. اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی یا نہیں, گزشتہ رات ہی آئی ہے. ان کے فوجیوں کو مارا جا چکا ہے, ان کے اسلحہ وہ قبضے میں لے رہے ہیں, ان کے فوجی جو اکوپمنٹس وغیرہ ہے اس کو قبضے میں لے رہے ہیں. آج پھر ان پہ ریموٹ کنٹرول آئی ڈی حملہ ہوا ہے, جس پہ اسی علاقے میں جعفر ایکسپریس ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنے مختلف بیانیے لا کر, ایون آج بھی رپورٹس آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھاگ چکے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بی ایل اے نے چھوڑ دیا ہے. خود ہی خواتین اور بچی کہہ رہے ہیں, باقی فوج صرف دعویٰ کر رہی ہے. یعنی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو گزشتہ روز کلات میں ہوا ہے, اس کی نوعیت کی کئی واقعات ہے. مستنگ میں ان کے ریسنٹلی 3 دن پہلے 2 فوجی اہلکاروں کو مار کر ان کا ہتھیار لے گئے ہیں. وہ جنگ نہیں کر سکتے ہیں, وہ نہیں لڑ سکتے ہیں, اسی وجہ سے وہ خواتین پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں, خواتین پر اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں, خواتین اور بچوں پر جو ظلم کر رہے ہیں وہاں پر ان کی نہیں چل رہی ہے کہ وہ جا کر مقابلہ کر سکے. یعنی ایک فوج باقاعدہ گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے قافلے کے ساتھ جاتی ہے ایک علاقے میں آپریشن کے لیے, لیکن اس کو مار پڑتی ہے.
تو اس کو مار پڑتی ہے, آج دوسرے روز چلی جاتی ہے, پھر اس کو مار پڑتی ہے. یعنی اس کی یہ سکت ہی نہیں ہے کہ وہ جنگ لڑ سکے. یہ تو ایک دو واقعات ہیں. یہاں پر ان کے کیمپس میں گئے ہیں, کیمپس میں ان سے لڑے ہیں, کچھ بھی ان کو مقابلہ نہیں کر سکے ہیں. نوشکی میں ان کے کانوائے پر حملہ ہوتا ہے, کوئی لڑائی نہیں, حالانکہ فوجی تھے, قافلے میں فوجی اہلکار تھے, وہ خود لڑ سکتے تھے, بیک اپ وغیرہ اپنی جگہ, لیکن ایک بھی گولی دوسری طرف سے نہیں چل سکی ہے. ان پر بلاسٹ ہوا, پھر دوسرے ان کے بس پر حملہ ہوا ہے, ایک ایک کر کے ان کو مار دیا ہے. ان میں وہ سکت ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے وہ خواتین پر جو اپنا غصہ نکال رہے ہیں, اور اس کا بھی رد عمل پھر BLA کی جانب سے آئے گی. جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لازم ہے جو ظلم ہوتا ہے اس کا پھر آتے ہیں جواب میں بھی کچھ لوگ نوجوان نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کوئٹہ کے سول اسپتال کی بات کی, اور تو میرے خیال سے معاملہ یہ 18-19 تاریخ کے آس پاس کا ہوگا, وہیں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. 21 تاریخ کا جو گھٹنا کرم ہے, جس دن گولیاں چلی, جو 3 عام بلوچوں کو شاید مار دیا جاتا ہے اس میں, اگر میں کریکٹ نہ ہوں تو آپ کریکٹ کیجیے گا. اس میں ایک 12 سال کا بچہ تھا, نعمت اللہ بلوچ, جو ہم نے یہ پڑھا ہے, یہ دیکھا ہے کہ وہ آئس کریم بیچتا تھا. ہم نے اس کے بڑے بھائی کا ویڈیو دیکھا, وہ جس طرح سے پٹک پٹک کر رو رہا تھا, اس کو دیکھ کے ہمارے بھی آنکھیں بھر آئی تھی. ان کے بارے میں ذرا آپ بتائیں گے کہ اس بچے کے بارے میں ہو گیا, اس پریوار کے بارے میں ہو گیا, اس کا بیک گراؤنڈ, کیونکہ وہ تو پاکستانی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا. دیکھیے, جو کچھ معاملہ چل رہا تھا پروٹیسٹ پر, انہوں نے کریک ڈاؤن کی. یہاں پر آنسو گیس, لاٹھی چارج وغیرہ, یہ سب اپنی جگہ انہوں نے فائرنگ کھول دی, براہ راست ان پر فائرنگ کھول دی. یعنی ان کو بالکل پہلے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو اسی طرح ان کے ساتھ کریں گے. فائرنگ کی یہاں پر ایک ہے کہ بلوچ جتیتی کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ زخمی ہوئے, لیکن یہ بچہ ہے, یہ بالکل اس ریلی کا حصہ ہی نہیں تھا. یہ عام بچہ تھا جو خود کے اپنا آئس کریم وغیرہ بیچتا تھا, اس میں فائرنگ کی زد میں آیا, اس کو مار دیا. پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لاش کو جو انہوں نے زبردستی قبضے میں لیا, جہاں پر مارنگ بلوچ کو بھی گرفتار کیا کہ اس کو لے گئے تھے, اسی وقت لاشیں بھی لے گئے. پھر زبردستی ان کے لوگوں سے بیان دلوائے جا رہے کہ جی آپ بیان دے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ہماری لاشوں پر قبضہ کیا ہے. حالانکہ جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سب پہ واضح ہیں. پھر آپ نے اس کے بندے کو مارا ہے, ابھی کیا کریں گے؟ آپ اس کو پیسے دیں گے اور کیا کر سکتے ہیں اس خاموش کرنے کے لیے کہ بھائی آپ پیسے لے لے وغیرہ. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو, میرا اکلوتا بھائی ہے, اس نے آپ کو کیا بگاڑا تھا, آپ نے اس کو مارا. لازم گلیوں میں فائرنگ ہوئی ہے, صرف روڈ پر نہیں, گلی گلی میں گھسے ہیں جو پولیس اہلکار ہیں, انہوں نے فائرنگ کی ہے, شیلنگ کی ہے, باقی سب زخمی ہوئے ہیں. 3 بندے بالکل کنفرم ہے جن کو مار دیا گیا ہے. باقی مسئلہ یہ ہے کہ اسی روز سول اسپتال کوئٹہ میں کچھ لوگ لائے گئے تھے, کہہ رہے تھے کہ 2 بندے وہاں پر مارے گئے ہیں, لیکن کنفرمیشن نہیں ہو پا رہی تھی. یہاں پر پھر مسئلہ یہ ہوا کہ پولیس نے کارڈن آف کیا سول اسپتال کوئٹہ کو, وہاں کو کارڈن آف کیا کہ جو خون کی ضرورت تھی زخمیوں کو خون دینے کی, ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا. یعنی پورے بلوچستان کے انہوں نے کوئٹہ شہر کو بالکل بند کر دیا کہ نہ زخمیوں کو لے جا سکتے ہیں, ایمبولینسز کو بھی اجازت نہیں ہے, زخمیوں کے علاج کی بھی اجازت نہیں ہے, لاشوں کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو دھرنا تھا وہاں پر صرف 2 لاشیں لائی جا سکی, جن کو انہوں نے زبردستی ایک کو قبضے میں لیا, دوسرے کو انہوں نے ہینڈ اوور کیا. پھر انہوں نے اس کی جنازہ وغیرہ پڑھی. یعنی وہ بالکل فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو بھی پرامن مظاہرین ہیں, جو بھی ہیں, ان کے خلاف ہمیں گولی سے جواب دینا ہے ان کو. پھر گزشتہ روز ایک اور نوجوان زخمی ہوا تھا جس کا میں نے ذکر کیا, وہاں پر 2 لڑکیوں کو بھی اٹھایا گیا. پھر بہت سے نوجوان کم از کم 35 سے 40 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ کل بھی اٹھائے گئے ہیں. یعنی انہوں نے بالکل کنٹرول کیا گیا ہے. یہاں پر بہت سے جو نام وغیرہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکے ہیں, کتنے ایگزیکٹ کتنے لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہے. 100 سے زائد تو پہلے ہی روز انہوں نے بند کیا تھا. اور اس کے بعد کراچی میں جو کچھ ہوا کہ زبردستی ان کو لے جانا, پھر لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جائیں, جو ایکٹیوسٹ وغیرہ دیگر تھے یا کہ ان کے وکیل تھے, ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ جائیں, ہم سمی کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی سمی پر وہ باقاعدہ فلائنگ کر رہے ہیں, ان پر مختلف مقدمات درج کر کے ادھر ہی ان کو جیل میں رکھنا ہے. پھر لازم ہے ان کو جیل میں رکھیں گے, ان پر ٹارچر وغیرہ کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے کہ مارنگ بلوچ کی بہن نے ٹویٹ کی تھی کہ
उनसे मिलने 4 रोज तक वो किसी को मिलने नहीं दिया गया, एक बहन को फिर गुज़िश्ता रोज मिलने दिया गया। वहां पर उनकी हालत खाना पीना वगैरह ये सब कुछ तो वैसे भी नहीं होता है, टार्चर करना। तो ये मामला है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से बलूचिस्तान की आवाजें हैं, उनको मजीद दबाने की सब कोशिश हो रही है कि 2-3 आवाजें थी, इनको हम बंद करेंगे। गो कि इस मारंग सिर्फ एक नहीं है, उनके पीछे हजारों लोग हैं कि दीवाना है कि मारंग के काल पर वो निकलते हैं। आज बलूचिस्तान में आपने मारंग को भी बंद कर दिया, आपने सम्मी को बंद कर दिया, लेकिन आज आप ऑब्जर्व करें कि बलूचिस्तान में कितने लोग निकलेंगे, कितने बड़े पैमाने पर लोग निकलेंगे। बुलेदा के कल आप वीडियोस देखें, एक दूर दराज इलाका है, डिस्ट्रिक्ट केच में आती है, वहां पर हजारों लोग निकले हैं, जिनमें खवातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। ये सब चीजें एक पूरी दुनिया देख रही है, स्टेट को समझ नहीं आ रही है कि कैसे हैंडल करना है। ये सब क्या मांग रहे हैं, किस तरह तशद्दुद से मजीद ये भड़केंगे, मजीद उभरेंगे, मजीद सामने आएंगे, और जिसको हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। और आज आप मजीद देखेंगे कि हजारों की तादाद में कैसे लोग आते हैं बाहर। ठीक है, अब डॉक्टर महरंग बलोच की बात करते हैं। महरंग बलोच जिन्हें इस साल के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, वो बीते 3-4 दिनों से मेरे ख्याल हिरासत में हैं। हमने सुना कि जो आपने बताया उनके परिवार वालों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, उन पर टेररिज्म, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन चार्जेस लगाए गए हैं। इस बारे में अगर आप हमें कुछ डिटेल में बता पाएँ तो। जी बिल्कुल, पहले तो उन्हें जिस रात ले जाया गया, सहरी के वक्त ले जाया गया था, एक तो उनकी जगह मालूम नहीं थी कि उनको कहाँ ले जाया गया, कहाँ रखा गया है। फिर बाद में मालूम हुआ, पहले कह रहे थे कि फिलहाल खाने में रखा गया, फिर फिलहाल गुज़िश्ता रोज़ कंफर्म हुआ है कि उनको जेल में रखा गया है। फिर उनके वकील को कितनी एक्सेस दी गई है या नहीं, लेकिन उनकी बहन ने एक ट्वीट की कि हम में से सिर्फ एक बहन को उनसे मिलने दिया गया है, जहां से महरंग बलोच ने अपना पैगाम दे दिया है कि आप डटे रहे, अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखिए, मुज़ाहमत जारी रखिए। एक बात यहाँ पर है कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि आप कॉल करें कि एहतजाज वगैरह खत्म करें, कि लोगों से कहें कि आप खामोश रहे, जो पॉसिबल है ही नहीं। मारंग भी जानती है ये वक्त नहीं है कि मैं इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे सकूं, लोग भरोसा भी नहीं करेंगे। बाकी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, जेल में रखा गया है, टेररिज्म की है, जो फायरिंग से मारे गए हैं, जो 3 अफराद थे, उनके केसेस भी मारंग पर ही लगाए गए हैं, उनके साथियों पर लगाए गए हैं। फिर लाशों को ले जाने के केसेस भी लगाए गए हैं कि मारंग पर इस तरह के जो संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। अभी तक प्रोसीजर खास देखने में नहीं आए हैं। उनके वकील भी कह रहे हैं कि एक्सेस नहीं दी जा रही है, उनसे मिलने के लिए अगर दी जा रही है भी बहुत महदूद है। उस तरह के बातचीत हो सकी चीजों को ले जाए, जैसे कि कोर्ट के सामने अभी तक उन्हें पेश नहीं किया गया है कि उनके बात थोड़ी सी आगे बढ़ सके। मींस उनको सिर्फ मकसद यही है, मारंग को जेल में बंद करना है, इसको तूल देना है, कि मारंग को उधर ही अंदर रखना है, कि कोर्ट में लाएंगे ये चीजें साबित भी नहीं हो सकते हैं। फिर इतने बड़े एक्टिविस्ट है, पूरी दुनिया से उनकी रिहाई की मुतालबात है, जो चीजें हैं आजकल सोशल मीडिया सब कुछ एविडेंस है कि पुलिस एहलकार बराह रास्त फायरिंग कर रहे हैं, वो इसको कैसे जुटला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इनकी मंसूबा बंदी यही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि मारंग अपना काम कर चुकी है, वो तो जानती है कि कल, आज नहीं तो कल उनको नुकसान दिया जा सकता है। आज बलूचिस्तान भर से जो लोग उठे हैं, इलाके 3-3 रोज से बंद है, शटर डाउन है, कारोबारी मराकज बंद है, शाहराहे बंद है। इवन जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हैं, मैंने अख्तर जान का जिक्र किया, उन्होंने एक लंबा मार्च का एहतजाज किया है। वो जानते हैं कि जो जीनियन जो है मसाइल हैं, हकीकी मसाइल हैं, मिसिंग पर्सन्स का सबसे बड़ा मसला आता है, फिर लाशें फेंकने का मसला है। सबसे बड़े मसाइल बलूचिस्तान की यही है कि जो लोगों को सबसे ज्यादा मुतासिर कर चुके हैं। बाकी बिजली, रोड, नाली वगैरह इनकी कोई डिमांड नहीं करती है। हमने नहीं देखा है कि हजारों लोग निकले, हजारों अपनी जगह के 100 लोग बाहर निकले कि जी आप रोड नहीं दे रहे हैं, आप नाली नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़े मसाइल यही है। वो भी जानते हैं, जो पार्लिमानी सियासत करते हैं, उन्होंने भी कॉल दे दी कि हम अपनी खवातीन के साथ खड़े हैं, उन पर आप जुल्म कर रहे हैं।
اور جو نہ صرف بلوچستان بلکہ کراچی سے ہزاروں لوگ نکلے ہیں. اب سٹی میں اتنی بڑے پیمانے پر احتجاج ہو چکے ہیں, اور مارنگ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ مارنگ اپنا کام کر چکی ہے. آپ اس کو بند کریں گے بھی, یہ احتجاج نہیں رکیں گی, یہ ان کی تحریک نہیں رکے گی. آپ ہمیں ایکٹیوسٹ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں سمیدین بلوچ, ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے, ان کے پتا کے غائب ہونے کی باتیں جو ہیں وہ نکل کر آتی ہیں, ان کا اس موومنٹ سے وہ کیسے جڑی ہیں, اور جس طرح کی جو تصویر ہم نے دیکھی تھی جب سمی کو حراست میں لیا جا رہا تھا تو وہ وین کے اوپر جب کھڑی ہوتی ہیں تو وہ تصویر دکھاتی ہے بلوچ مہیلاؤں کی طاقت کو. ذرا اس جو باتیں میں نے آپ سے بتائی اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے. تو دیکھیے, سمیدین گزشتہ 15 سالوں سے اپنے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, جدوجہد کر رہی ہے. جب وہ ٹین ایج تھی, بلکہ بہت کم تھی ان کی عمر, وہ اس احتجاج کا حصہ تھی کہ اپنے والد کو, ان کے والد کو ہاسپٹل سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی بھی معلومات نہیں ہے. اچھا, پھر ان کے والد ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے, کارکن تھے, بلوچ نیشنل موومنٹ کا حصہ تھے, جس کے وہ پاکستانی فورسز نے اٹھایا. اس وقت سے وہ ایکٹیویزم کر رہی ہے. ماما قدیر کے ساتھ انہوں نے کوئٹہ سے لے کر کراچی اور پھر اسلام آباد تک لانگ مارچ کی, اس کا حصہ رہے ہیں. پھر دیکھیے, جو وکٹم فیملیز ہے, آپ ان کو وہ جدوجہد کرتی ہے, ایک اسٹیج پر آ کر وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے. جو ایک بچی تھی کل, آج ایک نوجوان ہو چکی ہے, وہ لیڈ کر رہی ہے. گزشتہ 15 سالوں سے آج وہ لیڈنگ پوزیشن پر آ چکی ہے. پھر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا بھی حصہ رہی ہیں, ان کے جنرل سیکرٹری رہی ہیں. پھر ابھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما ہیں, ان میں شمولیت کی باقاعدہ طور پر اس کا حصہ ہے. تربت سے لے کر تربت سے اسلام آباد تک انہوں نے لانگ مارچ کی, اس کا بھی حصہ تھے. پھر آپ کے جو فرنٹ لائن ڈیفینڈرز, اس حوالے سے ان کو ایوارڈ دیا جا چکا ہے کہ آپ انسانی حقوق کے حوالے سے جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کے حوالے سے خراج تحسین پیش کی گئی, ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا. پچھلے سال ان کو بھی کراچی ایئرپورٹ پر وہ جا رہے تھے, بیرون ملک ان کو روکا گیا پاکستانی جو خفیہ اداروں کی جانب سے. اسی طرح کی جیسے کہ دفعہ 144 ہے, اسی طرح کے ایک اور ان پہ کیس وغیرہ لگایا گیا تھا کہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے ایئرپورٹ پر, آپ باہر ملک نہیں جا سکتے ہیں, آپ پر پابندیاں ہے. وہ اپنی کیس باقاعدہ لڑ رہی. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں یہ بوگس کیسز ہیں, ہمیں یعنی تنگ کیا جا رہا ہے, جانے کی اجازت نہیں جا رہی ہے, لیکن مقصد کیا ہے, ہم اپنے مقدمات پاکستان کی عدالت میں لے جا رہے ہیں. ہم ان پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, ود ان ہم کانسٹیٹیوشن ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں. سمیدین بلوچ آج ڈاکٹر مارنگ کے بعد یا کہ ان 5 خواتین میں کہہ سکتا ہوں شامل ہے جو بلوچستان میں تحریک کو لیڈ کر رہی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں میں سے ایک ہے. مختلف جگہوں پر ان کا جو پروٹیسٹ اجتماع ہوتے ہیں ان میں بالکل وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے, چیزوں کو آگے لے جاتی ہے. خاص کر خود کراچی میں رہتی ہیں, وہاں پر وہ زیادہ پروٹیسٹ وغیرہ کو لیڈ کرتی ہیں. گزشتہ روز یہی معاملہ تھا کہ جب وہ آئے ان کو زبردستی لے جانے کی کوشش کی, تقریباً 30 منٹ تک وہاں پر ریزسٹنس انہوں نے کی کہ ہم گرفتاری نہیں دیں گے یہ وغیرہ. پھر ان کو زبردستی لے جایا گیا, ان کے دوپٹے بھی کھینچے گئے, ان کے بال بھی کھینچے گئے, جو ویڈیوز میں بالکل واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. رات کو معاملہ یہی تھا, جو ان کی ایک وکیل ہے وہ بڑی ان کی ہمت کو داد دینی ہوگی کہ وہ خود بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر تانے میں کہ میں سمیدین کو اکیلے نہیں چھوڑوں گی, کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جائیں, سمیدین کو ہم نہیں چھوڑیں گے, کہ ان پر ہم کیسز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں. ریزسٹ کر رہے ہیں. آج ان کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا تقریباً 11 بجے. ابھی تک میں اپڈیٹ نہیں لے سکا ہوں کہ کیا بنا ان کا. بہرحال سمیدین بلوچ ہو, ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہو, یہ بلوچ جو ریزسٹنس ہے یہ اس کی آج کی جو شکل ہے اس کو پیش کرتی ہے کہ وہ لاٹھیاں بھی سہ سکتی ہیں, وہ گولیاں بھی سہ سکتی ہیں, وہ مختلف مشکلات ہے یعنی کہ لانگ مارچ میں ہوں, جس طرح کے گھروں پر چاپے, ان کی دیگر ذرائع سے ان کو تنگ کرنا, یعنی مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کرنا, یہ سب کچھ وہ برداشت کر چکی ہیں.
यहाँ से कराची से कोयटा तक तुर्बत तक जा चुकी है, या कोयटा तक, ये सब लीड कर रहे हैं, इन मुश्किलात से निकल चुकी है। और इसी वजह से बलोच अवाम की जो ख्वातीन हैं, उनके ख्वातीन और बच्चे खासकर उनको फॉलो करते हैं कि उनकी जो तालीमात है उनको आगे ले जा रहे हैं। तो बलोच रेजिस्टेंस की जो ख्वातीन का किरदार है, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। देखिए बलोचिस्तान में पहले भी ख्वातीन के यहाँ पर तहरीकों में अहम रोल रहा है, लेकिन आज जिस पोजीशन में ये ख्वातीन रोल अदा कर रहे हैं, शायद पहले नहीं थी कि इस तरह की चीज़ें देखने में आई। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो क्वेटा में हो या पूरे बलूचिस्तान में हो या कराची में हो, किस तरह की पाबंदियां वहाँ पर लगाई गई हैं? खबरों में आ रहा है कि वहाँ सेक्शन 144 है, और बलूचिस्तान में, क्वेटा में इंटरनेट कितने दिनों से बंद पड़ रहा है, या आम लोगों को किस तरह की परेशानियां वहाँ झेलनी पड़ रही हैं इनके अलावा? देखिए क्वेटा में इंटरनेट के इन्होंने 3 दिन तक बाकायदा बंद किया। फिर इन्होंने गुज़िश्ता रोज, कुछ इलाकों में ऐसे हैं, कुछ इलाकों में इंटरनेट काम कर रही हैं, कुछ इलाकों में नहीं कर रहे हैं। फिर बहुत सी जगहों पर इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है, यानी ठीक से काम नहीं करते हैं कि लोगों को मुश्किलात होती है। एक चीजें, फिर शाहराई सब बंद है यहाँ पर। बलूचिस्तान के जो बड़ी बड़ी शाहराई वैसे भी बंद है, छोटे इलाकों में भी शाहराई बंद है। लोगों को बिल्कुल जो निज़ाम ज़िंदगी है मफलूज हो चुकी है। जो अक्सरती इलाके हैं बलोचों के, वो सब वैसे भी बंद है। तो कोयटा के खुद की जो मामलात है वो बंद हो चुके हैं कि गुज़िश्ता रोज भी प्रोटेस्ट थी। आज इनका धरना वगैरह नहीं है, लेकिन पूरे जो सरियाब का इलाका है वहां पर इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लॉय किया है, पुलिस डिप्लॉय किया है। फिर पुलिस की शक्ल में कौन है ये भी मालूम नहीं है। ये भी कहीं कहा जा रहा है कि खुफिया अदारों के एहलकार वगैरह। फिर डेथ स्क्वाड्स के एहलकार हैं, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि जो पाकिस्तानी फौज और खुफिया अदारों की बनाए गए हैं। मलेशिया है, प्राइवेट मलेशिया है, जिनका काम है इसी तरह के काम करना, लोगों को मारना, उठाना, इस तरह की चीजें। उनको बाकायदा असलिया वगैरह फराम किया जाता है। कोयटा में इनको एक्टिव किया गया है। लोगों पर जो फायरिंग कर रहे हैं बराह रास्ते, ये भी मुलविस है, उठा रहे हैं लोगों को। ये सब, यहाँ तक कि लोगों के मोबाइल चेक किए जाते हैं कि इसमें मारंग बलोच की तस्वीर, वीडियोस है या नहीं है। अगर हुई तो इनको उठाया जाता है। बहुत जो नाकाबंदियां है इसमें इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में इसी तरह है कि शाहराहों पर इन्होंने अपनी जो पुलिस की नफरी है बढ़ा दी है। जो फोर्सेज है, पाकिस्तानी फौज की फोर्सेज है, बाकायदा तुर्बत में एक वाकया पेश आया था कि मुजाहिरीन पर फायरिंग हुई थी, 2 जख्मी हुए थे। तो पूरे बलूचिस्तान में ये मामला, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि 70 सालों से चल रहे हैं। हाँ, आज थोड़ी हाईलाइट हो चुकी है। आज एक इसमें एक वाकया आप कह सकते हैं, उन कई वाकयात में से एक वाकया ये है। और बिल्कुल इसमें कोई दौरा नहीं है, कोई शक नहीं है कि ये मजीद करेंगे। जो खवातीन और बच्चे हैं उन पर मजीद इस चीज। मैंने मीबर बलोच का आपसे जिक्र किया कि उनके जो कल्चर डे के प्रोग्राम पर ग्रेनेड से हमला किया जाता है, जिसमें इनका एक साथी शहीद होता है, शायद 2 साथी शहीद होते हैं और जख्मी होते हैं। इसी खुश दौर में इनकी रैली पर, बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की रैली पर इन्होंने बराह रास्त फायरिंग की थी, जिनमें कई उनके साथी शहीद हो चुके थे और कई जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान ये सब चीजें देख चुकी है, पहले देख चुकी है। यानी 2008 और 9 की बात है कि यहाँ पर रैलियों पर बराह रास्त फायरिंग हो चुकी है, लोग मारे जा चुके हैं, स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं, कल्चर डे पर दस्ती बम हमले हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन समेत दूसरे असातिज़ा है, प्रोफेसर है, यानी डॉक्टर इलियास कौन है, उसको उठाया जाता है कि जी आप यहाँ पर लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं। इतना बड़ा इल्जाम उन पे लगाया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। यानी कोई भी महफूज नहीं है बलूचिस्तान में। और इसी के बायस इतने बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं कि लोगों को उठाना, मारना, फेंकना, जिसके बायस लोग अभी तंग आ चुके हैं। बल्कि वो तो जो कमीशन वगैरह होते हैं अदालतों, रस्मी तौर पर जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं यहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिलेगी। ऐसी वजह से उनके पास सिर्फ वाइदल प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट के अगर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, फिर वो दूसरी जानिब मजीद जाएंगे। बहुत से लोग तो यहाँ पर यही कहते हैं कि प्रोटेस्ट वगैरह में कुछ नहीं रखा है। कुछ लोग हैं कहते हैं कि एक ये है कि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है
कि हम प्रोटेस्ट नहीं करें तो और कोई तरीका भी नहीं है। इसके अलावा सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि पहाड़ों का रास्ता है, और बहुत बड़े पैमाने पर बलोच नौजवान जा चुके हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिनके परिवार के लोग गायब होते हैं और उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो उन्हें दरबदर ढूंढती होंगी, पुलिस के पास जाती होंगी, हालात ये हैं कि वो मुर्दा घरों की तलाश भी करती हैं, जैसे आपने बताया वो कब्रों की तलाश करती हैं, कहाँ कौन दफनाया गया है, मतलब कि कहीं यहाँ मेरा भाई तो नहीं है, पिता तो नहीं है, बेटा तो नहीं है, पति तो नहीं है। आप सोचिए कि उन बच्चियों पर या उन महिलाओं पर मेंटली क्या असर पड़ता होगा। आप इनमें से अगर किसी को जानते होंगे या आपने कहानियाँ सुनी होंगी, देखा होगा जिन्होंने ये सब झेला हो, अगर आप इस बारे में कुछ बता पाएँ तो। जी बिल्कुल, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग उनका जो है हालत होती है, यानी टैबलेट्स पे गुजारा करते हैं, नींद नहीं आती है, खुदकुशियों के मामला बहुत ज्यादा है बलूचिस्तान में, जिनमें से एक फैक्टर यही है रियासती जो जबर है इसके बायस होती है। अच्छा, इनमें कुछ लोग जो रिया होते हैं, जबरी तौर पर लापता अफराद है, वो भी खुदकुशी करते हैं। जो दूसरे है मुख्तलिफ बीमारियों का, देखिए डिप्रेशन बीमारियों को जड़ होती है कि सारी चीजें वहां से निकलते हैं। यहाँ पर अक्सर जो खवातीन, बच्चे, खासतौर पर जो वालिदैन हैं, बाप भी हैं, वो इन्हीं चीजों, खासकर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पर, जो पिछले साल कोयटा में 50 दिन तक इन्होंने एहतजाजी धरना दिया था समीउद्दीन बलोच की सरबराही में, तो रेड जोन में इन्होंने धरना दिया 50 रोज तक। वो भी कुछ जियारत में 10 लाशें फेंकी गई थी जो जबरी तौर पर लापता अफराद थे, जिनके लवाकिन वहां पर मौजूद थे कि भाई आप वहां पर लड़ने के बजाय आपने लाशें फेंक दी, वो भी लापता अफराद की, उसके खिलाफ इन्होंने धरना दिया था। यहाँ पर जो बूढ़ी खवातीन थे, यानी जिनकी उम्र ज्यादा थी, उनको कहा जाता था कि आप जाएं, घर जाए, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर बारिश भी हो रही है, लाजमी एक प्रोटेस्ट है, खाना पीना उस तरह नहीं हो सकता है, कुछ चीजें हैं, तो आप यहाँ पर ज्यादा ख्वार हो रहे हैं, आप जाए। वो बूढ़ी खवातीन का कहना था, वालिदा का कहना था कि हम घरों में रह नहीं सकते हैं, कोई पंखा ऊपर चल रहा है, उससे भी हमें दर्द होता है कि मेरा बेटा बंद है, जिंदान में है, वो किस हालत में होगी, मैं खाना नहीं कर सकता, कि निवाला अपने मुंह में डालते ही मुझे मेरा बेटा याद आता है कि वो किस हाल में होगा। तो आप अंदाजा करें कि सिर्फ एक बात है, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वाकयात पेश आ चुके हैं, रोजाना लाशें फेंकी जाती है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे मालूम है कि कोई लाश फेंकती है, फौरन मुझे मैसेजेस आते हैं जो विक्टिम फैमिलीज है कि इस लाश की तस्वीर आ चुकी है, आप हमें सेंड कर सकते हैं, कौन है, इनकी शनाख्त हो चुकी है। यानी फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, जी नहीं ये इस इलाके के है, ये फिलान है, इस तरह का बंदा है, या फिर कुछ लाशें ऐसी होती है बिल्कुल शनाख्त ही नहीं होती है। तो डिस्टर्बेंस बिल्कुल है यहाँ पर। एज ए जर्नलिस्ट हम डिस्टर्बेंस का शिकार है कि रोजाना की बुनियाद पर कौन कौन से वाकयात होते हैं। तो बलूचिस्तान में सारे जो लोग हैं, फैमिलीज हैं, मुतासिर हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहनें हैं, उनकी स्कूल वगैरह पर असरात पड़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने किसी का वालिद उठाया गया है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है कि उनको कमा कर दे। कुछ ऐसे हैं विक्टिम्स है जिनके वालिद को मार दिया गया है। अभी घर का सिर्फ एक ही लड़का है जो खुद नौजवान है, अभी पढ़ाई की उसकी उम्र है, अभी वो रोजगार करे, अपने घर को कैसे चलाए, उसके असरात उस पर पड़ेंगे, हर तरह से उस पर पड़ेंगे, माशी हवाले से पड़ेंगे, उनकी जो स्कूलिंग है, स्कूल वगैरह में पढ़ना उस पर पड़ेंगे, जो उनकी रहन सहन है उसके बायस उनकी जिंदगी मुतासिर होती है। यानी मीन्स मुख्तलिफ तरीकों से, हर तरह से मुतासिर है बलूचिस्तान। ठीक है, मेरा बेटा किस हाल में होगा, और इसीलिए जो बलूच महिलाएं हैं वो धरने प्रदर्शन पर बैठी हैं कि जो लापता लोग हैं उन्हें वापस दिलाया जाए, या जो उनकी शिनाख्त है वो करवाई जाए, हमें मालूम तो पड़े कि इनमें हमारा कोई सदस्य है भी या नहीं है। इस बातचीत के लिए हमारे साथ थे बहुत बलोची, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।